कारोबारी मराकज से फैक्ट्री एरियाज तक मुबैना भत्ताखोरी का दायरा वसी, ताजरों से लाखों नहीं करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जाने लगा। आदादो शुमार मुबैना तौर पर पुलिस सामू के बरक्स बड़े बिल्डर्स, फैक्ट्री मालिकान और छोटे कारोबारी भी मुबैना तौर पर निशाना। मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम पर 50 लाख भत्ता न देने पर फायरिंग की गई। भत्ताखोर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सिटी 21 पर। बात कर लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइए। रोशनियों का जो शहर है वो भत्ताखोरों के निशाने पर हो। कोई भी इलाका हो, चाहे वो न्यू एमेजिना रोड हो, मंगोपीर हो, लियारी हो या उसके दीगर मज़ाफ़ात के इलाके हों, तमाम ही इलाकों में जो है वो भत्ताखोर सरगर्म हैं और ताजरों और शहरियों से जो है वो बिला धड़क जो है वो भत्ता तलब किया जा रहा है। किसी से जो है वो 5 लाख तो किसी से 50 लाख और किसी से 5 करोड़ तो किसी से 10 करोड़ रुपए भत्ता। हालिया जो वाक़यात पेश आए हैं उसमें जो है वो सबसे जो पहला वाक़या पेश आया है उसमें जो है वो मार्बल फैक्ट्री का एक ओनर है, वो PECHS का रहने वाला है और मंगोपीर के इलाके में अपनी मार्बल फैक्ट्री तकरीबन 2005 से चला रहा है। उसको जो है वो कुछ दिन कबल बहुत ज़्यादा कॉलें आती हैं लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता, तो उसके बाद जो है वो उसको एक मैसेज मौसूल होता है जिसमें जो है वो उससे भत्ते का मुतालबा किया जाता है। उसके एक रोज़ बाद जो है वो उसको एक पार्सल दिया जाता है जिसमें जो है वो भत्ते की पर्ची होती है, जिसमें जो है वो 10 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया जाता है। ना सिर्फ भत्ते की पर्ची भेजी जाती है बल्कि 9mm पिस्तौल की जो गोलियां होती हैं वो भी भेजी जाती हैं और ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसी तरीके का वाकया पेश आया न्यू एमेजिना रोड पर, जहां पर एक कार शोरूम पर जो है वो फायरिंग हुई, जिसमें जैसी ही फायरिंग हुई उसके चंद मिनट बाद जो है वो भत्ते की कॉल आई और बताया गया कि लियारी गैंग वॉर अहमद अली मक्सी बात कर रहा है और 50 लाख रुपए जो है वो भत्ते का मुतालबा करता है। अगर नहीं दिया तो उसके बाद जो है वो उसको गोलियां मार दी जाएंगी। हाल माजी में भी चंद माह कबल भी हमने देखा है कि इसी तरीके के वाकयात पेश आए हैं, जहां पर मली 15 में जो है वो एक पुल के ऊपर से बिल्डर की बिल्डिंग पे जो एक प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें जो है वो उस पर भत्ते के लिए फायरिंग की गई और तकरीबन 20 जो फायर हैं वो उसकी अपार्टमेंट पे किए गए और उसके कुछ देर बाद जो है वो उसको कॉल मौसूल होती है, उसमें भत्ते का मुतालबा किया जाता है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सिटी 21 ने हासिल की है जिसमें जो है वो भत्ताखोर ताजिर से मुतालबा करता है कि उसने जो है वो तकरीबन अगर प्रोजेक्ट चलाना है तो 5 करोड़ रुपए जो है वो भत्ता दिया जाए वरना अपना प्रोजेक्ट जो है बंद कर दिया जाए। और फायरिंग का ये जो वाकया पेश आया है ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अगर नहीं दी जाएगी तो जान से मार दिया जाएगा। मुख्तलिफ वाकयात हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। अगर पुलिस से बात की जाए तो पुलिस कहती है कि ये ज़ाती नौयत के वाकयात हैं। ये जो मंगोपीर में वाकया पेश आया जिसमें 10 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया है, इस पर पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि उसका जो है वो किसी से तनाज़ा भी चल रहा है, तो हो सकता है कि ये जो है वो किसी ज़ाती रंजिश की बिना पर भत्ता तलब किया गया हो। लेकिन शहरियों पर फायरिंग हो रही है, शहरी खौफजदा हैं, ताजिर खौफजदा हैं, भत्ताखोर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता तलब कर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए मुख्तलिफ इलाकों की तो सबसे बड़ा जो इस वक्त नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है वो वसीउल्लाह और लाखू है, जो कि बैरून मुल्क से बैठकर ये ऑपरेट कर रहा है नेटवर्क और मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो मलीर हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट सिटी हो या कोई भी इलाका हो। ये लियारी गैंग वॉर का भी माजी में हिस्सा रह चुका है। इसने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की, उसके बाद ये फरार हो गया। ये बैरून मुल्क से बैठकर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को डराता है, धमकाता है, उनसे भत्ता तलब करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वो इसी की है और पुलिस की जानिब से इसके मुतादिद मरतबा जो है वो रेड वारंट भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उसको लाने में नाकाम दिखाई देती है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा गया था कि हम जल्द अज जल्द उसको कानून के कठेरे में ले आएंगे, लेकिन तकरीबन उस बात को भी अब 1 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। शहरियों को मजीद भत्ते की कॉलें मौसूल हो रही हैं लेकिन मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। मुख्तलिफ इलाकों में समत काठियावाड़ी जो है वो इसी का कारिंदा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और मरीर को ऑपरेट करता है। ये भी बैरून मुल्क में बैठा हुआ है और न्यू कराची का रिहायशी था, लेकिन अब ये बैरून मुल्क से बैठकर छालियों के ताजिर हों, बिल्डर्स हों या कोई दीगर जो रेस्टोरेंट वाले हों, उनको जो है वो भत्ते की पर्चियां देता है और ना देने पर उनकी जो है वो दुकानों पर फायरिंग की जाती है। अगर लियारी के अतराफ की बात कर ली जाए तो वहाँ पर शफीक पठान है, अयाज जहरी है, शकील बलूच है, शराज कॉमरेड है, ये लोग भत्ता तलब करते हैं। जबकि अगर PIB की बात कर ली जाए तो वहाँ एक सर फहरिस्त नाम है अहमद अली मक्सी, जिसने 2 रोज़ कबल जो है वो न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम पर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में भत्ता तलब किया गया है। इसी तरीके से सोल्जर बाजार में जमील छांगा जो है वो ऑपरेट करता है और शकील बादशाह ऑपरेट करता है। मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में कुछ जो वेस्ट के इलाके हैं वहाँ पर वसीउल्लाह और फ्लाकू और दीगर जो इसके कारिंदे हैं ये माजी में लियारी गैंग वॉर का हिस्सा रह चुके हैं और यही जो है वो भत्ते के लिए कॉलें करते हैं और शहरियों को डराया जाता है। उनके घरों की जो है वो पूरी रेकी की जाती है, उसके बाद उनको मारने की धमकी दी जाती है। बच्चों तक को जो है वो बताया जाता है कि आपके बच्चे इस वक्त घर से निकल रहे हैं और इस वक्त स्कूल जा रहे हैं। शहरी बहुत ज़्यादा खौफ और हिरास का शिकार हैं और ये वो वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर भत्ता कम तलब किया जाता है तो कुछ में जो है वो शहरी खुद सेटलमेंट
कर लेता है क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा होता है। पुलिस चीफ से अगर बात कर ली जाए तो उनका ये कहना था कि रवा साल के दौरान तकरीबन 118 वाकयात हुए, लेकिन ज्यादातर जो है वो जाती नौयत के वाकयात थे। लेकिन शहरी जो है वो परेशान है, पुलिस जो है वो मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम है। ये जितने मैंने नाम लिए हैं, अहमद अली मक्सी हो गया, जमील छांगा हो गया, वसीउल्लाह लाखू हो गया, समत काठियावाड़ी हो गया, ये तमाम लोग जो है वो बैरून मुल्क से बैठकर, कोई दीगर शहरों से बैठकर शहरियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गोलियां भेजी जा रही हैं, शहरियों की प्रॉपर्टीज पे फायरिंग की जा रही है, उनकी प्रीमिसेस पे। लेकिन पुलिस जो है वो सब अच्छा की जो है वो पेश करती हुई नजर आती है कि कोई वाकयात नहीं है, लेकिन जो है वो शहर में वाकयात बढ़ रहे हैं, शहरी खौफजदा है। इवन के समत काठियावाड़ी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो छोटे केबिन वाले हजरात हैं, उनसे भी जो है वो भत्ता तलब कर रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है। कुछ छोटे भत्ताखोरों को पुलिस की जानिब से मुकाबले में हलाक भी किया जाता रहा, लेकिन जो बड़े इनके कारिंदे हैं उन पर जो है वो पुलिस ताहाल हाथ नहीं डाल सकी है। ना ही इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है, लेकिन मुल्जिमान इतने बाअसर हैं कि पुलिस जो है वो इनको ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसामा, जिस तरह से भत्ताखोरी बढ़ती जा रही है, इससे कारोबारी हजरात पर क्या असर पड़ रहा है और शहरी खुद को कितना गैर महफूज महसूस करने लगे? देखिए बिल्कुल लाइबा, शहरी जो है वो बिल्कुल गैर महफूज हैं। शहरी जो है वो डरने लगे हैं, अपने घरों से भी घर छोड़कर भागने लगे हैं। चंद हफ्ते कबल ही हमने खबर नशर की थी कि पीआईबी के इलाके में अहमद अली मक्सी ने जो है वो एक ताजिर, जो कि एक छोटा ताजिर था, कन्फेक्शनरी छोटी सामान बेचता था, उससे जो है वो भत्ता तलब किया। उसने अपना घर छोड़ दिया और अपने दीगर लोगों से, अपने घर वालों के साथ दूसरे घर में जो है वो मुंतकिल हो गया, क्योंकि उसके घर पर जो है वो फायरिंग की धमकी दी गई थी। इसी तरीके से न्यू एमेजिना रोड पर जो है वो फायरिंग की गई। अब वो जो शहरी हैं वो खौफ और हिरास का शिकार हैं, वो दीगर लोगों से बात तक नहीं कर रहे, अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी तरीके से ये मार्बल फैक्ट्री वाला वाकया है, बिल्डर्स के साथ जो है वो कारोबारी जो बिल्डर्स हैं, गार्डन में भी एक फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में मजदूर जो है वो जख्मी हुए थे। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। शहरी जो है वो शदीद खौफ और हिरास का शिकार है। कुछ शहरी जो है वो कुछ इलाकों में हमारे जराए बताते हैं कि भत्ता जो है वो फिक्स भी हो चुका है कि शहरी अगर 100 रुपए का काम करते हैं तो 5 रुपए जो है वो भत्ताखोरों को दे रहे हैं, तो वो जो है वो महफूज है। लेकिन जहां नहीं दे रहे, ये पहले जो माजी में हम देखते थे कि ये जो भत्ताखोरी की वारदातें थी वो लियारी, उसके अतराफ जो इलाके हैं, शेर शाह, माड़ीपुर रोड, वहां पर होते थे। लेकिन अब ये जो भत्ताखोर गिरोह हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में निकल कर आ गए हैं। रेस्टोरेंटों पर फायरिंग की जा रही है। न्यू एमेजिना रोड बिल्कुल सेंट्रल का इलाका लगता है, डीआईजी का ऑफिस भी बिल्कुल ही करीब है, वहां पर जो है वो फायरिंग की जा रही है। मलीर के इलाकों में फायरिंग की जा रही है। पूरे शहर को जो है वो भत्ताखोरों ने अपने निशाने पर रख लिया है और इन्हें जो है वो सिर्फ भत्ता चाहिए, जबकि पुलिस जो है वो उनको पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है, क्योंकि पुलिस जो है वो मुतादिद वाकयात में इनको जो है वो इनका नाम ही नहीं लिखती, इनको रिपोर्ट ही नहीं करती। इसीलिए जो है वो इंटरपोल के जरिए वसीउल्लाह और लाखू को और दीगर जो मुल्जिमान हैं उनको लाने में जो है वो पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, उसामा मलिक तफसीलन बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 3 में घर में आग लगने का वाकया, 2 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर कायम केमिकल की फैक्ट्री में हादसा पेश आया। आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। एने शाहिदीन का कहना है कि घर में फैक्ट्री कायम की गई थी, वाकया सिलेंडर में आग लगने की वजह से पेश आया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं दुर्र शहवार से। बताएगा दुर्र शहवार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में। ये वो घर है जहाँ पर एक केमिकल की फैक्ट्री लगाई गई थी और इसके अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर आग लगने का वाकया पेश आया। ये पूरी फैक्ट्री है जो घर के अंदर कायम थी और इसमें आग लगने का वाकया पेश आया था, जिसे बर वक्त फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर इस आग पर काबू पाया और इसे कंट्रोल कर लिया गया। अच्छा, यहाँ पे जी एनी शाहिदीन भी कुछ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि आग लग, जब वो यहाँ पे मौजूद थे तो आग में उन्होंने किस तरह से देखा कि किस तरह से आग लगी थी और किस तरह इस पर काबू पाया गया। इस पर बात करने के लिए एनी शाहिद मेरे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, जब आप यहाँ पर थे आग में आपने क्या देखा कि किस तरह से आग लगी थी और ये फैक्ट्री कितने अरसे से कायम थी इस घर के अंदर? ये उसको तो थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन अभी अचानक से आग पकड़ लिया इसने और बहुत ज्यादा आग थी। फायर ब्रिगेड को फोन किया, उसकी उनकी 2 गाड़ियां आई हैं और आग बुझाने में कामयाब हुई है। अच्छा, कितनी देर में आग पर काबू पाया गया और किसी किस्म की कोई जानी नुकसान? 30 से 35 मिनट में। जी जी, आधे घंटे में। अच्छा, ये बताइएगा किसी किस्म का कोई जानी नुकसान हुआ है? बचत हो गई, उससे बचत है, कोई नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान? जी जी, माली नुकसान। ये सिलेंडर के गैस की वजह से जो है ना आग भड़की है बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं, जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। बस लोग ऊपर रहते थे, वो आ गए थे नीचे और तकरीबन 15-20 मिनट में फिर रेस्क्यू की टीम आ गई, उन्होंने आग बुझा दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस जो माली नुकसान हुआ है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आग ने इस हिस्से को मुतासिर किया या ऊपर घर को? नहीं, ऊपर सिर्फ धुएं की वजह से ये हुआ है, बस आग यहाँ नीचे तक ही थी, ज्यादा इतनी नहीं थी खास।
हाँ जी। ठीक है जी, आग ने सिर्फ ये जो पहले ये दो मंजिला ये घर बताया जा रहा है, पहली मंजिल पे ये आग लगने का वाकया पेश आया था। एक गोदाम है केमिकल का जहां पर ये आग लगी थी, पहली मंजिल को इससे लपेट में लिया, लेकिन ऊपर जो रिहायशी थे उन्होंने बर वक्त उस गेट से नीचे उतर के अपनी जानें बचाई। और जो ये घर का ये हिस्सा जो फैक्ट्री के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, केमिकल की फैक्ट्री लगाई गई थी, ये जल चुका है, जिसे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आके बर वक्त इस पे काबू पाकर जो है अभी कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है जी। सिंध पुलिस में एहतसाबी अमल के दौरान सजा और जजा का अमल जारी है। करप्शन और मुख्तलिफ इल्जामात के तहत इंक्वायरी की जद में आने वाले मुख्तलिफ थानों के 26 अफसरान को तहकीकात के बाद बेगुनाह करार दे दिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। बताइए मिराज। ये बिल्कुल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर सिंध पुलिस में सज़ा और जजा का अमल और एहतसाबी अमल जारी है। इसके तहत ये बात अभी सामने आई है कि 26 ऐसे पुलिस अफसरान थे सिंध के मुख्तलिफ थानों के और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले, जिन पर इल्ज़ामात थे करप्शन के और दीगर इल्ज़ामात थे, जिस पर स्पेशल ब्रांच की जानिब से उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल की गई और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो है स्पेशल ब्रांच की जानिब से उन 26 के 26 अफसरान को, जिनमें ASI से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक के अफसरान थे, और 26 अफसरान को क्लियर करार दे दिया गया है। और तहकीकात के बाद ये मालूम हुआ कि वो बेगुनाह हैं, जिसके बाद सेंट्रल पुलिस ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो सिटी 21 ने हासिल की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर अफसरान के नाम और रैंक्स लिखे हुए हैं और उनको ये भी बताया गया है कि ये तमाम के तमाम जो अफसरान थे, इनके खिलाफ करप्शन और दीगर इल्ज़ामात के तहत जो है वो इंक्वायरी जारी थी। इंक्वायरी कंप्लीट कर ली गई, जिसके बाद वो बेगुनाह साबित हुए हैं। उसके बाद उनको जहाँ जहाँ ये पोस्ट थे, इनको वहाँ से हटा दिया गया था और मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स में ये ड्यूटियाँ दे रहे थे। तो इनके अब जो है दोबारा से उनके जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स थे, जहाँ जहाँ से वो आए थे या जहाँ जहाँ से उनको हटाया गया था, वहाँ पर उनको दोबारा पोस्ट करने की हिदायत कर दी गई है और बाकायदा नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है जी। सहूलियात बड़ों के लिए छोटे दरबदर। वाटर कॉरपोरेशन में वर्कर्स की हड़ताल। CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की अपील पर एहतजाज। अफसरान के लिए लाखों की अद्वियात, वर्कर्स के लिए सिर्फ बहाने। सखी हसन और नॉर्थ नाज़िमाबाद टैक्स के दफातर बंद। चेयरमैन CBA इरशाद अहमद खान ने शिकवा किया, चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर होने के बावजूद दस्तखत नहीं किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की अपील पर एहतजाज जारी है। सहूलियात बड़ों के लिए छोटे दरबदर हैं। वाटर कॉरपोरेशन में वर्कर्स की हड़ताल जारी है। बात करनी थी रिजवान अहमद से। रिजवान बताइए। रिजवान से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि सहूलियात बड़ों के लिए छोटे दरबदर हैं। वाटर कॉरपोरेशन में वर्कर्स की हड़ताल जारी है। CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट की अपील पर एहतजाज किया जा रहा है। रिजवान अहमद हमारे साथ हैं। रिजवान बताइए। सुबह सवेरे आज से जो है वो आगाज़ कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 12 डिवीज़न हैं, यहाँ पर महकमा पानी व सफाई की जानिब से, जबकि इसके साथ साथ जो है जो टैक्स डिपार्ट है वो भी जो है उसके मुलाजमीन जो है वो इस वक्त एहतजाज पर बैठे हुए हैं और उनकी जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सखी हसन से, जहाँ पे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और टैक्स डिपार्टमेंट जो इनका है उसके मुलाजमीन जो है वो दफातर को जो है तालाबंदी करके इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो है मुतालबा वही किया जा रहा है कि फौरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसको मंजूर किया जाए और इसके साथ साथ आउटसोर्स जो किए जा रहे हैं 2 शोबे, जिसमें शोबा टैक्स और हेल्थ का शोबा है, उसको आउटसोर्स करने से बाज रहा जाए। यहाँ पर भी मकामी रहनुमा जो है वो पहुँचे हैं और मरकज़ी रहनुमा भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और ये आपकी स्ट्राइक जारी है, इंतज़ामिया ने किसी किस्म का कोई रब्ता किया? देखिए जी, इंतज़ामिया रब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त भी मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैंने भी फ़ोन उठाया नहीं, इसलिए कि हम बार बार उनको मुतनब्बे कर रहे थे पहले। और लेकिन अब हम अपनी हड़ताल पूरी करेंगे, उसके बाद जिसने करनी है वो हमसे करना चाहता है तो कर ले, वरना हम इससे आगे का लाए अमल देंगे। आपने देखा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने जब CBA ने हड़ताल की ऐलान किया है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, तमाम डिवीजनों में काम बंद पड़ा हुआ है। इसी तरीके से नॉर्थ नाज़िमाबाद सखी हसन टैक्स और नॉर्थ नाज़िमाबाद ENM दोनों काम बंद पड़ा हुआ है और मुलाजमीन जो है वो एहतजाज के तौर पर यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। अगर इंतज़ामिया के कान पे जू नहीं रहेंगी तो फिर इंशाअल्लाह पूरा कराची बंद होगा, पूरे कराची का निज़ाम बंद करेंगे, पानी बंद होगा, सीवरेज का निज़ाम धर्म बंद होगा।
और मैं आज कह रहा हूं आपके तवज्जुह से कि ये सेवरेज का जितनी भी सेवरेज की मशीनें हैं, इनके जरिए से इन अफसरान के दफातर में फिर ये गलाजत फेंकी जाएगी। अगर होश के नाखून नहीं लिए और कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन के किसी भी शोबे को आउटसोर्स करने की कोशिश की तो ये गलाजतें जो है वो इनके कमरों में होंगी, फिर ये कमरों में बैठ नहीं पाएंगे। इनके कमरों को हम ताला लगाएंगे, बाहर से जो अफसरान तैनात हो रहे हैं उनको भी हम नहीं बैठने दे रहे। मनमानियां की जा रही हैं। हर आने वाला ये बताइएगा कि चार्टर ऑफ डिमांड जो आप बता रहे हैं कि 8 महीने से जो है उस पर शेयर दस्तखत नहीं हो सके, जिसकी वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो सका, तो चार्टर ऑफ डिमांड में कितने आपके मुतालबात थे और सीधा सीधा मुतालबात बताइएगा, क्या फायदा होगा मुलाजमीन को? देखिए जी, हमारे 129 मुतालबात थे और उसमें जो है हमने क्या नाम है तमाम मराज जो है वो 200% बढ़ाई हैं। जितने भी हमारे अलाउंसेस थे वो 200% हमने बढ़ाए मुलाजमीन के, और तकरीबन एक मुलाजिम की तनख्वाह में 7 से 9 हज़ार रुपये का इजाफा होगा। यही पेट का दर्द है मेयर साहब के जो है ना, अब तक जो है वो क्या नाम है उन्होंने साइन नहीं की और इंतजामिया से मंजूर हो चुकी है, वो रोक नहीं सकते, सिर्फ एज पर रूल लिख के रिटर्न करेंगे। लेकिन मसला ये है कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन को जो है वो क्या नाम है एक खेल समझा जा रहा है। हर आने वाले नए अफसर जो यूसुफ साहब ये बताइएगा आप मुझे कि ये कहा जा रहा है कि वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन की आमदनी में भी इजाफा हो गया है टैक्स इस्लाहात के नतीजे में, तो फिर ये चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी में रुकावट कहाँ आ रही है? देखिए जी, चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी में रुकावट यहाँ पर आ रही है कि इंतज़ामिया से जो है वो पास हो चुका है और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो हैं, जो कि एक तासुबी मेयर हैं, जो और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि इस वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो रोकी हुई है। वो ये नहीं चाहते कि मुलाजमीन का फ़ायदा हो। हम ये समझते हैं कि वो मजदूर दुश्मन जो है वो चेयरमैन है। वो डिपार्टमेंट आपके जो है आउटसोर्स किए जा रहे हैं, उस पर एतराज़ बुनियादी क्या है? देखें, उस पर एतराज़ ये है कि हमारा खुद मुख्तार इदारा है, ये टैक्स हम जो जनरेट करते हैं ये तकरीबन 2.5 अरब की रिकवरी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जब से ये बाहर से अफसरान को लाकर हम पे मुसल्लत किया गया है, ये बाहर से जो एसी, बाहर से जो डीसीओ को लाकर हम पे मुसल्लत किया गया हुआ है, उन्होंने आकर यहाँ पर साजिशों के ताने बाने बुने हैं। पहले इन्होंने हमारे इदारे को वाटर बोर्ड से वाटर कॉरपोरेशन में तब्दील किया और फिर अब इन्हीं एसी और डीसीओ के तवस्सुत से ये हमारे जो शोबाजात हैं उनको आउटसोर्स करने पे तुले हुए हैं। हमारा जो टैक्स डिपार्ट है उसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हमारा जो मेडिकल है वो एक साजिश के तहत बंद किया हुआ है पिछले 2 माह से, और हम उनको आपके चैनल के तवज्जुह से ये बावर कराते हैं कि इस दायरे को हम बढ़ाते हुए आज कलम छोड़ हड़ताल और टूल छोड़ हड़ताल है। हमने कलम छोड़कर ऑफिस बंद कर दिए हैं, हमने टूल छोड़कर साइडें बंद कर दी हैं, हम पूरा वाटर बोर्ड भी बंद कर देंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि मुतालबात की अगर मंजूरी को फौरी तौर पर जो है वो सामने नतीजा सामने नहीं आया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा और अदालत का दरवाज़ा भी जो है इस CBA की जानिब से कहा जा रहा है कि खुटखुटाया जा सकता है। जी रिजवान बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी मुलाजमतों से पाबंदी हटाने से मुतालिक फैसला मुतवक्की वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास आज होगा। इजलास के 59 निकाती एजेंडे में फिश हार्बर के नए बोर्ड की तश्कील भी शामिल है। एजुकेशन सिटी में ज़मीन अलॉटमेंट का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इस सवाल से बात कर लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइए। जी देखिए, सिंध काबीना का बड़ा ही अहम इजलास आज वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होगा। 1 बजे काबीना इजलास का टाइम है, जो ज़ाहिर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आज के एजेंडा में बड़े अहम नुकात हैं। ख़ास तौर पे सिंध में सरकारी मुलाजमतों से मुकम्मल तौर पर पाबंदी ख़त्म करने, यानी ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक तमाम सरकारी मुलाजमतों में मुलाजमतें देने का जो ऐलान तो पहले से किया गया, लेकिन उसका फ़ैसला करना है, उसका पूरा तरीक़ेकार तय करना है आज काबीना के इजलास में। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। दूसरा एक अहम नुक्ता है सिंध के सरकारी मुलाजमीन का जो एहतजाज था सिंध एम्प्लॉइज़ अलाइंस का, उनके 4 मुतालबात हैं जो काबीना के एजेंडा में तो पहले शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में उन नुकात को एजेंडा में शामिल किया गया। वो बड़ा अहम है, अगर इन मुतालबात पे हुकूमत अमल करती है या नहीं करती है, ये भी आज की काबीना का कुछ में हालांकि बड़ा तवील एजेंडा है, 59 नुकात हैं। मैं बता देता हूँ कि उसमें ख़ास बातें क्या हैं। सिंध सिविल सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के MD का तकर्रुर करना है। हेरिटेज बिल्डिंगें हैं II चुंदरीगढ़ रोड और MA जिन्ना रोड पर, सिंध हुकूमत उन बिल्डिंगों की ख़रीदारी चाहती है। सिंध चैरिटी रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन कमीशन का क़याम है। सिंध डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बिल 2025 है। कराची फ़िश हार्बर अथॉरिटी का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है फ़ैसला करना है। हैदराबाद सक्कर मोटरवे के लिए सरकारी ज़मीन की
हदबंदी करनी है, सिंध फूड अथॉरिटी में गैर सरकारी मेंबर का तकर्रुर करना है, कराची प्रेस क्लब के 700 से ज़ायद मेंबरान को प्लाट्स देने का मामला है, ये भी काबीना में शामिल है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ साइंसेस का क़याम करना है, इकरा यूनिवर्सिटी के चार्टर को तब्दील करना है, नारकोटिक्स स्पेशल कोर्ट्स का क़याम है, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के सेस टैक्स की माफ़ी का मामला है, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर अमल कराना है, एजुकेशन सिटी में ज़मीनों की अलाटमेंट के हवाले से कोई पॉलिसी तय करनी है, और सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल है नॉर्थ कराची में, उसके लिए बजट की मंजूरी देनी है। तो ये मैंने ख़ास नुकात आपको बताए हैं। इसके अलावा भी सिंध काबीना के आज के एजेंडा में कुछ नुकात शामिल हैं, जिनमें मुख्तलिफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकारी मेंबरान की तकरीर हुई है, जिनमें ख़ास तौर पे अहम बातें यही थी आज के एजेंडा में जो मैं आपको बता चुका हूँ। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया, बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। बगैर टैक्स की गाड़ी अब नहीं बचेगी, सूबे भर में एक्साइज एहलकार मुतहरिक हैं। सिंध में रोड चेकिंग अलर्ट, 26,000 गाड़ियां स्कैन। टैक्स चोरों के लिए बुरी खबर, 1,57,00,000 की रिकवरी। कराची आगे, हैदराबाद पीछे, एक्साइज डिपार्टमेंट फाल। लाड़काना और बेनज़ीराबाद में बड़ी पकड़, रिकवरीज ऑन फायर। मज़ीद बात कर लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ ही हैं। आज इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, सूबाई महकमा एक्साइज ने सूबाई वजीर की हिदायत पर काफी दिनों से एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ था गाड़ियों के साथ। 26,000 से जायद गाड़ियों को स्कैम किया गया है, चालान किया गया है। इसमें ये वो गाड़ियां हैं जो रूल्स की वायोलेशन करती हैं। 27 अक्टूबर से ये चेकिंग का अमल शुरू हुआ था, जो अब तक 26,000 गाड़ियों में, जिसमें कराची में 9,000 से शायद 9,500 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो कराची में पकड़ी गई हैं। 6,000 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो हैदराबाद में, सर शहीद बेनज़ीराबाद में तकरीबन 3,000 गाड़ियां हैं, जहाँ से 26 लाख की वसूलियाँ हैं। मेरे पास में 3,500 गाड़ियां हैं, जिनसे 5.5 लाख रुपए की वसूलियाँ हैं। ये बगैर टैक्स गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां जो टैक्स नहीं भरती, और वो गाड़ियां जो महकमा एक्साइज के रूल्स की वायलेशन कही है। रोड चेकिंग के दौरान ये महकमा एक्साइज ने खुद ही ये किया है, और 1,57,00,000 रुपए की रिकवरी की है। यानी वो जो चालान नहीं भर रहे थे, जो टैक्स नहीं दे रहे थे, उनसे ये रिकवरी की गई है महकमा एक्साइज की जानिब से। और ये रिकवरी जो है ये पूरे सिंध में हुई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा ये रकम जो वसूल हुई है, ये सिंध के तमाम अजला में ये रोड चेकिंग के दौरान गाड़ियों से वसूल हुई है। जी आज इस अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कीथर नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दरख्वास्त पर महकमे नवादरात का जवाब जमा। महकमे जंगली हयात, सकाफत और दीगर इदारों से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया गया। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत का सिंध हुकूमत को ज़मीन अलॉटमेंट से रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत ने सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ से गुज़श्ता 10 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली है। कीथर नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक दरख्वास्त पर महकमे नवादरात का जवाब जमा। महकमे जंगली हयात, सकाफत और दीगर इदारों से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया गया है, जबकि समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत का सिंध हुकूमत को ज़मीन अलॉटमेंट से रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत ने सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ से गुज़श्ता 10 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट 10 साल की रिपोर्ट्स दर्ज करें। तो हम यही देख रहे हैं कि केस कंटिन्यू होता जा रहा है और आज भी वो रिपोर्ट्स रेडी है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम जो है वो माइनिंग है। ये रेती बजरी, सैंड एंड ग्रेवल विच आर मिनरल्स एंड आर प्रोटेक्टेड। आप इनकी माइनिंग एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में कर ही नहीं सकते। तो हमारा मुद्दा यही है कि अव्वल तो आप माइनिंग कर नहीं सकते, और अगर आप माइनिंग कर भी सकते हैं तो उसके लिए आपको माइनिंग एक्ट्स के रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो माइनिंग के अलावा वी आर एक्चुअली मोर कंसर्न अबाउट माउंटेन्स, उनकी कटिंग, और फिर ऑफ कोर्स माउंटेन कटिंग, सैंड एंड ग्रेवल माइनिंग के अलावा व्हाट यू सेड ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन जो चाहिए रोड्स की भी। और कीथर नेशनल पार्क को जो डिमोलिश किया जा रहा है, वहाँ पे जितने भी दरख्त हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, जो भी है, मतलब जितने भी वहाँ पे चरंद परिंदे हैं, सबको तबाहकारी हो रही है। कीथर नेशनल पार्क तबाह हो रहा है। उसकी तो आज एंटीक्विटीज़ वालों ने अपना जवाब दाखिल कराया है। वाइल्ड लाइफ को डायरेक्शन थी स्पेसिफिक सेक्रेटरी को इन पर्सन अपीयर होने की, वो अपीयर नहीं हुआ, और प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराने की थी। सेक्रेटरी कल्चर ने भी नहीं कराई है, उसने भी नहीं कराई। सिंध हाई कोर्ट में FB एरिया रहमानाबाद में पानी फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई। अदालत ने डायरेक्टर लीगल वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन को तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़ बताइए।
बिल्कुल देखें जी, ये फेडरल बी का एरिया है रहमान आबाद, जहाँ पर गुज़िश्ता एक दहाई से पानी की अदम फरहमी का मामला चल रहा है। वहाँ के जो मकीन हैं उनकी जानब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज आइनी बेंच के रूबरू इस दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की है। वकील वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन की जानब से जो है मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि हमने शहरी को पानी सप्लाई किया था, लेकिन शहरी ने उसी पानी से मज़ीद दीगर कनेक्शन लगाए, जिस पर अदालत ने उन पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर डायरेक्टर लीगल जो है वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन को भी नोटिस जारी कर दिया है, उनको भी तलब कर ली है। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। शहरी का ये मौक़िफ़ है कि 11 साल से अदालतों, मौसब आला और दीगर इदारों के चक्कर काट रहे हैं और उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि नाज़र को जो है वहाँ पर तैनात किया जाए, ताकि देखे कि वहाँ पर कितनी लाइनें जो हैं वो बिछाई गई हैं और पानी जो है कितना आ रहा है। 7,000 के ज़ायद जो हैं वो वहाँ पर मकान हैं, जहाँ पर मकीन जो है हज़ारों की तादाद में आबाद हैं, लेकिन पानी जो एक बुनियादी ज़रूरत है उनसे महरूम है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट वस्ती में डकैती के दौरान शहरी के कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिम की अदम पेशी के बायस पर्दे जुर्म आयद ना की जा सकी। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। बताइए जवाद। जी बिल्कुल, डकैती के दौरान शहरी को कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती की अदालत में केस की समाअत हुई है। जेल हुक्काम एक बार फिर मुलजिम की कस्टडी अदालत में पेश करने में नाकाम रही, जिसके बायस मुकदमा सुस रवि का शिकार हो गया है। आज मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, ताहम अदम पेशी के बायस मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। शुकात नोटिस जारी किया है जेल हुक्काम को और आइंदा समाअत पर मुलजिम की कस्टडी ऑनलाइन वीडियो लिंक के बजाय फिजिकली पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि आइंदा समाअत पर पुलिस फाइल भी तलब कर ली गई है। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल हुक्काम की तहवील में है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने डकैती के दौरान शहरी को कत्ल किया था, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ डकैती और कत्ल की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। ताज हैदर ब्रिज का दूसरा ट्रैक ताहाल ट्रैफिक के लिए खोला ना जा सका। 22 रोज गुजर जाने के बावजूद ब्रिज 2 वे ट्रैफिक के लिए खोला नहीं गया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद। जी अक्सर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ताज हैदर ब्रिज पर मौजूद हूँ। कयूमाबाद से कोरंगी कॉजवे और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले रूट को जो है ये ताज हैदर ब्रिज जो है वो जोड़ता है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शलीना मेमन की जानिब से जो है वो 29 अक्टूबर को जो है वो इस ब्रिज का इफ्तिताह किया गया था। 1.8 किलोमीटर पर ये ब्रिज जो है वो मुश्तमिल है, लेकिन चूँकि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने ये कहा था कि स्टार्ट के 10 दिन में जो है वो इसको 1 वे के तौर पर चलाया जाएगा, उसके बाद जो है वो 2 वेज पर ट्रैफिक जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो डाइवर्शन के लिए जो है वो यहाँ पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं कि जो कोरंगी से कयूमाबाद से आने वाला रूट है वो यहाँ पर जो है वो 2 डायरेक्शन में जो वो डिवाइड हो। एक रूट जो है इसका जाने वाला है कोरंगी से कयूमाबाद, और एक कयूमाबाद से कोरंगी जाने वाला जो है वो रूट इसका बनाया गया है। कयूमाबाद से कोरंगी रवाना होने वाला रोड जो है वो बहाल है, लेकिन चूँकि जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से कयूमाबाद की तरफ रवाना होने वाला रोड है वो इस वक्त जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है ताहाल बंद है। 2 रोज़ पहले जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि इस ब्रिज के दोनों वे को जो है वो बहाल कर दिया गया है, लेकिन ताहाल हम देख रहे हैं कि जो रोड की एंडिंग यहाँ पर हो रही है वहाँ पर जो है वो जो बैरियर्स लगाने का काम है वो इस वक्त भी जारी है। जो लोग हैं वो यहाँ से जो है वो भी 1 वे के तौर पर जा रहे हैं। रास्ता बंद करने के दोनों इतराफ़ के रास्ते जो है वो बंद किए हुए जाने वाले रोड के, तो शहरी जो है वो यहाँ पर एक ही रास्ते का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ट्रैफिक पुलिस से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो अब तक नहीं बताया गया कि 2 वे जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर जो है वो ताज हैदर ब्रिज पर कब बहाल किया जाएगा। जबकि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने ये भी कहा है जो पुराना जाम सादिक ब्रिज है उसको जो है वो जल्द से जल्द मसमार करके जो है वहाँ पर नया तामीर किया जाएगा, क्योंकि ये जो ताज हैदर ब्रिज है ये येलो लाइन के मंसूबे में जो वो शामिल होता है, जिसे आर्जी तौर पर जो जाम सादिक के मुतबादिल जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन जल्दी जो है वो हम देख रहे हैं कि जाम सादिक ब्रिज पर जो है वो केबलें हैं, यूटिलिटीज़ वायर्स हैं जितनी, उनको जो है वो समेटना शुरू कर दिया है, एक तरफ करना शुरू कर दिया गया। उस पुल पे हम वायर्स भी जो है वो देख रहे हैं बिखरी हुई है, उनकी कटिंग का काम जारी है, लेकिन अभी तक वो पुल जो है वो वहाँ पे बंद नहीं किया गया है। ये मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताया जाता है कि उस पुल को जल्द बंद करके जो मसमार किया जाएगा और नया पुल जो है वो तामीर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि इस रूट ताज हैदर ब्रिज के जो है वो दोनों रास्तों को जो है वो दोनों आने और जाने वाले वे को जो है बहाल किया जाए। कारोबारी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स में 1569 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,63,000 की सतह बहाल हो गई। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे काविश मेमन। काविश बताइए।
جی بالکل دیکھیں، جیسا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروباری ہفتے کا چوتھا دن ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ سے مندی کے بادل چھٹنے لگے ہیں، اور آج بھی مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر 600 سے زائد پوائنٹس کی تیزی دیکھی گئی، جس کے بعد مارکیٹ میں گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے مارکیٹ میں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ جاوید کھنانی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جاوید صاحب بتائیے گا کیا پوزیشن ہے مارکیٹ کی؟ جی دیکھیں، کل تیسرا روز تھا مارکیٹ کا اور آج چوتھا روز ہے۔ کل سے مارکیٹ نے پازیٹیو نوٹ پہ آنا شروع کر دیا ہے، کل بھی پازیٹیو بن رہی ہے مارکیٹ اور آج بھی ماشاءاللہ ابھی اس وقت بھی مارکیٹ بہت تیزی میں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میوچل فنڈ وغیرہ اور بینکس نے لو لیول پہ اپنا مال خریدنا شروع کر دیا تاکہ ان کی ایوریج بھی اچھی ہو جائے، اس وجہ سے تھوڑی سی تیزی نظر آئے گی۔ اوور آل تو امپیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں اب پورا مارکیٹ کا جو انڈیکس ہے ہمارا وہ اوپر جا رہا ہے، ساری مارکیٹ تقریباً کمپنیاں جو ہیں گرین زون میں ہیں، تو یہ مارکیٹ اب مسلسل تھوڑی سی کانفیڈنس لیول بھی انویسٹر کو آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جاوید کھنانی موجود تھے، بتا رہے تھے کہ انویسٹرز کا کانفیڈنس لیول ہے وہ ایک بار پھر بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 کاروباری سیشنز کی بات کی جائے تو اب تک مجموعی طور پر 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ ابوتاب سے جاری ہے۔ فرانسیسی فنکار کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں فیبریگیٹ کی سنارکل کے ذریعے مصوری کا شاہکار تخلیق کریں گے۔ اس آرٹ ورک کو ورلڈ کلچر فیسٹیول کا خصوصی حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سید زبیر عاشر سے۔ زبیر بتائیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں آرٹس کونسل پاکستان کراچی میں۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول جو ہے وہ 20ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور 20 روز کس طریقے سے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ مختلف ممالک کی ثقافت کے رنگ یہاں پر ہمیں بکھرے ہوئے نظر آئے، جہاں پر ایک جانب تھیٹر، آرٹس، فائن آرٹ گیلری، ورک شاپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو وہیں پر موسیقی کا تڑکا بھی دیکھنے کو نظر آتا ہے، جبکہ دوسری جانب یہاں پر ہمیں ایک ایسے آرٹسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ لائیو مصوری کا یہاں پر مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یقیناً طور پر صبح سویرے سے شروع ہوتے ہیں اور شام تک دیوار پر مصوری کا شاہکار جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک آرٹسٹ موجود ہیں جن کا تعلق فرانس سے ہے۔ He is our brother and he has so much potential towards their work. Hi and thank you. Yeah, that's right. I'm coming early morning, leaving late at night also. But I'm very happy to do this painting, and I'm very happy that the people, they really enjoy it. The students, they want to learn about that, and I'm quite sure actually this kind of project that can bring a lot of the people, they want to do the same, and they reproduce also this kind of big murals in Pakistan. So I'm very happy for that. Now, so far, I've been working since 6 days, I believe, and I will need another week to complete it. Okay, in a week. Yeah, in a week. Great. So how did you design this? It is the work of computer, or you designed by your imagination, then put it into the computer, then get the image? Basically, I'm traveling all the time, and I'm getting inspiration from that travels. Like I'm living in Cambodia, and you can see the hands, the culture from Southeast Asia. ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹس کونسل پاکستان میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کا حصہ بن کر ان کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جی، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم اطفال منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بچوں کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت دن کی ابتدا 1954 میں کی گئی تاکہ بچوں کی تعلیم، صحت اور خوشیوں کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کو فروغ دیا جا سکے۔ اکثر شیخ کی رپورٹ دیکھیے گا۔ بچے مستقبل کے معمار اور کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ۔ تعلیم، صحت، حفاظت اور بہتر ماحول ہر بچے کا بنیادی حق۔ بلا تفریق ہر بچے کے حقوق کے تحفظ اور تکمیل کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ عالمی یوم اطفال ہر سال 20 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ دن کی ابتدا اقوام متحدہ کی تجویز پر 1954 میں ہوئی تھی۔ دن کے حوالے سے سیمینارز اور پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس سال بھی مختلف اسکولز اور کمیونٹیز میں رنگا رنگ تقریبات اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے تعلیم، امن اور خوشیوں کے پیغام کو اجاگر کیا۔ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چاہتے ہیں بلا تفریق ہر بچے کو تعلیمی مواقع میسر آئیں۔ میں یہی بولوں گی کہ یہ ایک ایسا دن ہے جو ہر بچہ، ہر پیرنٹس خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ دن چلڈرنس ڈے ریمائنڈز اس دیٹ ایوری چائلڈ ڈیزرو لو، کیئر، ایجوکیشن اینڈ ہیپینس۔ بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے، ان کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ تو میرا یہ
कहना चाहूँगी कि हर एक बच्चे को पैगाम है मेरा कि वो तालीम हासिल करें, दिल लगा कर हासिल करें। आलमी यौम अतफाल पर दुनिया भर में बच्चों के हुकूक की हिफाजत और उनकी खुशियों के फरोग पर जोर दिया जा रहा है। कैमरामैन आगर रफीक के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। आलमी यौम अतफाल के मौके पर वजारत इंसानी हुकूक का एहसन इक़दाम नाज़िमाबाद के मेजर ज़ियाउद्दीन स्कूल में सेमिनार और तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें तकरीरी मुकाबले भी हुए। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, आगाह कीजिएगा। यूनिवर्सल डे के मौके पर गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल मेजर ज़ियाउद्दीन नाज़िमाबाद नंबर 2 में जो है वज़ारत इंसानी हुकूक और जो है महकमा एजुकेशन डिप्टी कमिश्नर जो है वो सेंट्रल की जानिब से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल्स के मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा व तलबात इस सेमिनार में शरीक हुए हैं और यहाँ पर जो है बच्चों की जानिब से तकरीरी मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया गया और मुख्तलिफ टैबलो भी पेश किए गए हैं। हमारे साथ राइला मसरूर मौजूद है जो कि कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की। हम उनसे बात कर लेते हैं कि आज ये आर्ट गैलरी सजी हुई है। ये आर्ट गैलरी सिर्फ रंग नहीं है, ये बच्चों के वो जज्बात हैं जिसके जो बच्चों की तर्जुमानी, बच्चों ने अपने जज्बात की तर्जुमानी की है। और ये दिन जो है मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों में एहसास तफाखुर पैदा हो, बच्चों में एहसास बरतरी पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो कि उनको पता चले कि हम भी माशरे का वो हिस्सा हैं जो कल आगे जाके सुतून बनेंगे और पाकिस्तान की भाग दौड़ में हिस्सा लेंगे। अगर आज हमने ये इनको निगलेक्ट कर दिया और इनकी रहनुमाई नहीं की, इनकी तरबियत नहीं की, तो कल का पाकिस्तान कैसे रोशन हो सकेगा। एक जिम्मेदारी है, ये बच्चे अमानत हैं हमारे पास, ताकि हम इनकी हिफाजत करें, इनकी तरबियत करें, ताकि ये माशरे में आने वाले वक्त में नुमाया मुकाम हासिल कर सकें। बिल्कुल, देखिए आपने सुना डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल एजुकेशन की जानिब से एक ज़बरदस्त आर्ट गैलरी यहाँ पर सजाई गई है। मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों ने जो है अपनी जहानत और अपने फ़न से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ जो है चीज़ें डिज़ाइन की है। ना सिर्फ आर्ट गैलरी बल्कि अंदर सेमिनार का भी इनकाद किया गया है जिसमें जो है तकरीरी मुकाबले भी यहाँ पर हमने देखे कि मुख्तलिफ तलबा व तलबात ने तकरीरी मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने जज्बे का इज़हार किया। तकरीब के अख्ताम के बाद जो बच्चों ने तकरीरें की हैं या जो टैबलो पेश किए हैं उन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा व तलबात में जो है वो सर्टिफिकेट और जो है वो इनामात भी दिए जाएंगे। आज दुनिया भर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जो इंसान की हिम्मत, लगन, तख्लीक और गैर मामूली सलाहियतों का जश्न है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी हद, कोई भी मुश्किल और कोई भी मंजिल नाकाबिल रसाई नहीं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। आज 20 नवंबर को पूरी दुनिया में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हर साल दुनिया भर में हजारों लोग अपनी मुनफरिद सलाहियतों और हैरत अंगेज कारनामों के जरिए रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिशें कभी रफ्तार, कभी ताकत, कभी जहानत, कभी फन और कभी अजीब व गरीब तख्लीकी आइडियाज और मबनी होती हैं। इसी जज्बे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक मखसूस दिन को वर्ल्ड रिकॉर्ड डे के तौर पर मनाता है। 145 आलमी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पाकिस्तान के मार्शल आर्ट मास्टर राशिद नसीम कहते हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे हर साल आलमी दिन पर याद रखने के साथ अपनी जारी वीडियो में शामिल करता है, जो मेरे और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपनी 70वीं सालगिरह के मौके के ऊपर जो एक स्पेशल जो वीडियो क्लिप जारी किया है और उसमें पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मर हैं उस वीडियो के क्लिप के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 रिकॉर्ड को शामिल किया गया। तो मैं एज ए पाकिस्तानी बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हूँ और मैं स्पेशली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो है मुबारकबाद भी देता हूँ। रिकॉर्ड होल्डर 12 साल फातिमा नसीम कहती हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड को सालगिरह मुबारक। मुझे खुशी है इस मौके पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा हूँ। जी बिल्कुल, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की 70 बर्थडे है और मैं इस मौके पे बहुत खुश हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों का हिस्सा हूँ और मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड वालों को 70 बर्थडे पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया भर के लोगों को एक मकसद के तहत जोड़ता है। आज के दिन मुख्तलिफ ममालिक में दिलचस्प और हैरान कुन मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। पाकिस्तान गिनीज बुक में कई रिकॉर्ड बना चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा कौमी परचम लहराए जाने का रिकॉर्ड भी शामिल है। आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डे हमें ये पैगाम देता है कि अगर दुनिया में कोई ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं तो इसे करने की पूरी कोशिश करें। मोहम्मद हमाद, सिटी 21।